नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे आपका अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वाला टॉपिक, और आज की क्लास में इसको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, बस 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा और 2 मिनट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, बातचीत नहीं, क्वेश्चंस। कल मैंने आपको भारत का, ठीक है, खेलो भारत नीति पढ़ाई थी, ठीक है, 2025। मैंने कब इसको रिफॉर्म किया गया, नई नीति में क्या विशेषताएं हैं, सब का कल मैंने कराया। आपको 603 मुझे बताना है। 603 में 4 ऑप्शन हैं। आपको आंसर में उपर्युक्त सभी दिख रहा होगा। आंख मूंद के मेरे भाई उपर्युक्त सभी कभी भी टिक नहीं करना होता है। देखो, उपर्युक्त सभी ऑप्शन में कभी भी हो तो 90% केस में वो आंसर सही होता है, लेकिन 100% केस में नहीं। कि मैं आपको क्यों पिन करा रहा हूं, आप तुरंत इसका आंसर डी मत मारना। आप ध्यान देना कि क्या इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, आप स्तंभ को नहीं याद रिकॉल हो रहा तो जाके एक बार पढ़ लेना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और डिसाइड किया था आपसे पूछने का, या मैंने उसको भी हाईलाइट किया है यहाँ पे। एक नहीं 2 क्वेश्चन है। ये देखिए, आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट करो, इसका आंसर आज की क्लास में आपको मिलेगा। कि मोदी जी ने कहां की यात्रा की, मतलब कहां गए। जिस देश ने अपना एक नागरिक सम्मान, उस देश ने अपना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस। ये अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है, तो उन देशों उनमें से कहां पे, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, किस देश ने दिया मोदी जी को। इसके बाद से ये भैया 630 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो। ये 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा सबके सब लोग आंसर करेंगे। अगली बात, अभी मैं चैनल का एक स्टैटिक्स देख रहा था, तो देखिए इसके पहले मेरी आई हिस्ट्री की जो क्लासेस थी 2-2 लाख लोग देखें और 50% अनसब्सक्राइब्ड है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था। कल की क्लास अब 15,000 लोग देख चुके हैं, आई थिंक 15,000 प्लस हो गए। बट जब मैंने इसको देखा था तो अभी भी अराउंड 25%, क्योंकि शुरू में थोड़ा मुझे लग रहा है अभी अपने लोग देखें, लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई प्लीज अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, ये एमसीक्यूज वही है जो हमने 1000 एमसीक्यू की आपको कल बात बताई थी, जिसके बारे में हम लोग अपनी यहां से एमसीक्यूज हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इन डिटेल उसकी जानकारी स्क्रीन पे जो नंबर घूम रहा है वहां मिल जाएगी। मेरा ये रहेगा कि अगर आप ये एमसीक्यूज सीरीज ले लेते हैं तो आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग तरीके से और अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेते हो, बट रिवीजन के लिए आपके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास एक अच्छी एमसीक्यूज रहे, उसके थ्रू पूरी सिलेबस की एक बार गो थ्रू हो जाए आप लोग। ठीक है, तो ये काम हम लोग करा देंगे। साथ ही साथ किसी दोस्त को सीसेट में दिक्कत आ रहा हो तो सीसेट की रमन सर की क्लासेस, बहुत नहीं 7-8 क्लासेस आई थिंक है, 8-9 क्लासेस, उसको आप लोग देख लोगे तो कुछ गैप्स अगर आ रहा होगा तो गैप फील हो जाएगा और इजीली आपका सीसेट का काम बन जाएगा। सीसेट में बहुत लंबा समय देने का काम नहीं है, हमारा काम हो जाए, मतलब हमारा 33 टारगेट है, तो 35-36 क्वेश्चन नेट अगर टेस्ट में जा रहा है या पीवाईक्यूज में जा रहा है तो आप अपने आपको सेफ महसूस करो, क्योंकि अगर आरओ दे रहोगे तो 2-3 क्वेश्चन और अच्छे आपके सही हो जाएंगे अगर आपने आरओ दिया होगा तो। ठीक है, लफड़ा नहीं है। ठीक, तो ये बैचेस हैं, एक बार स्क्रीन पे नंबर जो घूम रहा है उस पर संपर्क कर लेना। ठीक है, और जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आप सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं। देखिए भैया, हम पढ़ते चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा है मॉरिशस। ठीक है, भारत मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नवीन चंद्र रामगुलाम। ये मॉरिशस के क्या है, ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नवीन चंद्र रामगुलाम। कुछ जगह पे मैं टील चला दूंगा क्योंकि मुझे ठीक है यहां से टेल नहीं काम करा तो कम से कम ये तो काम करेगा ना। ठीक है, नवीन चंद्र रामगुलाम जी। अब ये आपको याद करना है। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम जी। ठीक है, अच्छा देखो, हम लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते हैं, तो जो अभी 25 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, आप मुझे बताओगे क्या कमेंट करके कि इसमें किसको, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किसको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन हमारा मुख्य अतिथि बना, ये हमको बताना है 2025 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। अच्छा देखिए, नाम से लग रहा है कि भैया ये नवीन चंद्र रामगुलाम जी जो है ये थोड़ा भारतीय टाइप का नाम लग रहा है। ठीक है, ये आते हैं भारत में तो बोलेंगे हमको भारत घूमना है, क्योंकि बस तो गए मॉरिशस में लेकिन दिल तो भी भारतीय है, तो ये बोलेंगे हमको मुंबई घूमना है, हमको वाराणसी घूमना है, हमको अयोध्या घूमना है, हमको देहरादून घूमना है, हमको तिरुपति बालाजी का भी दर्शन करना है, और हमको दिल्ली में दिल्ली भी जाना है, क्योंकि पॉलिटिकली भाई राजधानी अपनी क्या, अपनी देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली भी जाना है। तो इतनी जगहों पर उन्होंने यात्रा की। अच्छा, जिन जगहों पर उन्होंने यात्रा की इसमें वाराणसी, ठीक है, अयोध्या, ये 2 तो हमारे ही हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, यूपी के हैं, तो ये लोकेशंस हमको याद रखना चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि मॉरिशस से क्वेश्चन बन जाएगा तो इसमें 100% चांस है कि यहां से क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, और जब वाराणसी घूमते हैं तो वाराणसी मोदी जी का क्या है, तो मोदी जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, तो मोदी जी यहीं पे, मतलब अपने इस लोकसभा क्षेत्र में यहीं से क्या करेंगे, एक द्विपक्षीय समझौता कर लेंगे। कहां पे, ताज होटल है, मतलब वहां पे जितनी बातचीत करेंगे तो यहीं ताज होटल में मोदी जी इनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ना,
मतलब हैदराबाद हाउस में बातचीत नहीं होता है मॉरिशस के साथ, मॉरिशस के साथ वाराणसी के ताज होटल में होता है। अब देखो जो एमओयूज है, एमओयूज का मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट में रिवाइज समझाऊं। भारत इस समय कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग ठीक है ग्लोबल फ्यूल एक बायो अलायंस करके है, ठीक है, उसमें हम लोग लीड कर रहे हैं। फिर इसके से आईबीसी हम लोग लीड कर रहे हैं, फिर हम लोग सोलर एनर्जी में लीड कर रहे हैं। तो हम दूसरे देश के लोग बुलाते हैं कि भैया आप आइए हमारे यहाँ इसकी मेंबरशिप बनिए। जितनी सदस्य संख्या बढ़ेगी भारत की छवि उतनी अच्छी होगी। अगली क्या है, भारत यूपीआई और भारत का यूपीआई है और भारत का भीम ऐप है। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा देश क्या करें, भारत के यूपीआई को या भीम ऐप को एक्सेप्ट करें। इससे क्या है, भारतीय जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बचा रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे इसके लाभ है। एक तो हमारा जो आर्थिक व्यापार है वो और तीव्र हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच की जो लेन देन है वो एक तो क्या हो, एक तो लोकल करेंसी में हो, मतलब फॉरेन करेंसीज में ना हो, डॉलर्स में ना हो। दूसरी क्या है भाई, आप हमारे यहाँ अपना यूपीआई चलाओ और आपका जो है वो बताओ हम अपने यहाँ चला दे रहे हैं, तो इससे बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। अच्छा मान लो कि कोई देश साइंस टेक में आगे रहेगा तो हम उसे साइंस टेक का क्या करेंगे, एमओयू करेंगे। कोई देश एग्रीकल्चर में आगे रहेगा तो एग्रीकल्चर में एमओयू करेंगे। कोई देश की बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगी तो हम स्ट्रेटेजिक तौर पे उससे एमओयूज कर लेंगे। समझना बात को। तो एमओयूज का सिंपल से मतलब है, आप सोचो कि मॉरिशस क्या हमको कुछ दे सकता है, हम ही जो मॉरिशस को दे सकते हैं। मॉरिशस जो हमको दे सकता है बस ये वादा दे सकता है कि हम आपके दुश्मन देश को बहुत समर्थन नहीं देंगे। तो ठीक है, अब देखिए हमने जितनी एमओयू, एक भी एमओयू ये ऐसा नहीं है जो मुझे लगा कि आपको याद करना चाहिए, ठीक है। देखिए भारत ने कर्मयोगी भारत चलाया, हमने क्यों, ताकि हम अपने जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण दे सकें, ठीक है। तो ये सेम चीज की हमारे मतलब कर्मयोगी भारत का जो मॉरिशस की लोक सेवा आयोग है उनके साथ एक एमओयू हुआ है, ठीक है। मॉरिशस के लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के साथ एक एमओयू हुआ है, ठीक है। अगर बहुत याद करना है तो एक ये लगा मुझे, इसमें से एक भी एमओयू ऐसा लगा जो मैं आपको याद कराऊं, ठीक है। तो परेशान नहीं रहना, आप चाहो तो इसकी रीडिंग कर लेना। रीडिंग तो आप अपने से भी कर सकते हो, तो मैं उसको क्या ही रीडिंग करा के टाइम खत्म करूं। देखो याद करने वाला टॉपिक देखो, एक यहां पे ये फैक्ट्स आपको याद रहना चाहिए। भारत द्वारा क्या बोला गया है कि मॉरिशस को बोला गया कि भैया आपको हम $680 मिलियन देते हैं। ये फिगर आपको याद रहना चाहिए, $680 मिलियन। इतने का हमने इनको विशेष आर्थिक पैकेज दिया, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज हमने मॉरिशस को कितने रुपए का दिया, तो $680 मिलियन का, $680 मिलियन का। और हमको पता है, ठीक है, भारत से बाहर जो हमारा जन औषधि केंद्र है, भारत से बाहर जो पहला जन औषधि केंद्र हमने स्टेब्लिश किया वो कहां स्टेब्लिश किया, मॉरिशस में। कहां पे, मॉरिशस में हमने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो एक तो अच्छा ये अभी नहीं, जब मोदी जी के तो नहीं स्टेब्लिश हुआ। भारत से बाहर पहला जो जन औषधि केंद्र लगा था मॉरिशस में वो कुछ समय पहले लग चुका था, ठीक है, कुछ समय पहले। ये नहीं कि इस विजिट में लगा। देखो अब देखो यहां पे आप देखोगे तो कह रहा कि आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात हुई, ठीक है। मतलब मॉरिशस क्या करेगा, जन औषधि केंद्र की स्थापना करेगा, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी जब गए थे तभी इस बात की स्वीकृति मिल चुकी थी, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, ठीक। अच्छा आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना मोदी जी के, तो यहाँ पे आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करते हैं। 500 बेड के एक करा कि 500 बेड वाले एक सर शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल की नींव रखी यहाँ पे, यानी 500 बेड की एक हॉस्पिटल दिया। वेटनरी स्कूल और पशु अस्पताल में का निर्माण में सहयोग देने की हमने बात बोली। तो हमने क्या है बेसिकली हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा सहयोग दिया, किसको, मॉरिशस को। सिंपल सी बात रखना, हेल्थ सेक्टर में अच्छा खासा सहयोग दिया। और हमने पहले ही बोल दिया कि वे दोनों देश कोशिश क्या करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्रा में हम व्यापार करें, इस बात का निर्णय लिया गया। दोनों ही देश क्या करेंगे, बोलेंगे भैया हम राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, हमने इस बात का निर्णय लिया, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर, इतनी चीज अपने दिमाग में रखनी थी। अब आइए इस तरफ, कह रहा कि 12 मार्च कह रहा है मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया था। किसके तरह भाग लिया गया था, तो मोदी जी की तरह। तो मोदी जी मार्च में भी यहां पे गए थे, ध्यान देना, मोदी जी यहां पे क्या गए थे, मार्च में यहां गए थे, ठीक है। मोदी जी मार्च में यहां गए थे, और मार्च में जब मोदी जी यहां पे गए थे तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे एक्चुअली मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस था। मतलब इनकी आजाद हुए 57 साल हो गए होंगे, तो मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस था, ठीक है। तो मोदी जी को इसमें बतौर अतिथि बुलाया गया था, मतलब बतौर मुख्य अतिथि कौन बुलाया गया था, मोदी जी बुलाए गए थे। और मॉरिशस ने इनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, उसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो मॉरिशस वैसे भी की ऑफ द इंडियन ओशन ही है। अब ध्यान दो, तो मेडागास्कर से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो मॉरिशस आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए
समझ आना कि ऑफ द इंडियन ओशन नामक जो अवार्ड है वो मॉरिशस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा। और कोई भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर अभी तक मॉरिशस के इस सम्मान को नहीं प्राप्त कर सका था। मोदी जी ऐसे पहले लीडर हैं जो मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त किया। ठीक है, आइए। तो चूंकि भाई मॉरिशस में मैक्सिमम लोग क्या है कि भारत के मूल निवासी भारतीय हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था धर्मवीर गोकुल और उनकी पत्नी का नाम क्या है? वृंदा गोकुल। तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नाम धर्मवीर गोकुल। यही क्या करेगा ना, मैं आपसे दिखाऊं गलती क्या करा लेगा। तो धर्मवीर गोकुल को क्या किया गया? ओसीआई कार्ड दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया गया। किसको? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति को ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया, मॉरिशस के राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कहां पे? तो मॉरिशस के रेडुइट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा अर्थात पब्लिक सर्विस एवं ठीक है इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या याद करना है, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो पहली बात, मार्च में मोदी जी कहां गए थे? मॉरिशस। क्यों मोदी जी मॉरिशस गए थे? तो मॉरिशस का 57वां 57th ठीक है राष्ट्रीय दिवस था, उस अवसर पे गए थे। वहां पे मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया। ठीक है, एक तो क्लियर बात। और उसके बाद से सितंबर माह में अभी वहां के प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। गुलाम कौन है? जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? ठीक है, मोदी अपने आप को क्या कहते हैं कि भाई कि हम क्या है? हम चौकीदार है। ठीक है, हम चौकीदार है। तो प्राइम मिनिस्टर ठीक है चौकीदार क्यों? क्योंकि हमको देश की सेवा करनी है। तो देखिए, और यहाँ पे क्या है? इनके नाम में गुलाम वर्ड है। ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के नाम में क्या है? गुलाम वर्ड। क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? क्योंकि देखिए, आप अगर राम गुलाम और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है धर्मवीर गोकुल। ठीक है, तो हमारे यहाँ आए थे कौन? तो आए थे प्राइम मिनिस्टर, बट हमने जिनको ओसीआई कार्ड दिया है वो राष्ट्रपति हैं। तो पता चले स्टेटमेंट दे दे कि यहाँ मॉरिशस के प्रधानमंत्री धर्मवीर गोकुल को ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया, और आप धर्मवीर गोकुल देखिए टिक मारे, और गलती से आपका नाम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पे ना जाए और आपसे गलती आयोग करा ले। तो इस चीज को भी यहाँ पे ट्रिक है, आप यहाँ पे एकदम गलती से बचने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। हमने कितना रुपया दिया? $618 मिलियन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी समाप्त होगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, कोशिश करेंगे 1.5 घंटे हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाए। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है लॉरेंस वोंग। उनका नाम क्या है? लॉरेंस वोंग है। लॉरेंस वोंग भी भारत के आधिकारिक दौरे पे रहते हैं। और सिंगापुर एक ऐसा देश है जो भारत में टोटल एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। तो हमको पता है कि सिंगापुर उसमें सबसे बड़ा जो उसका हिस्सेदार है वो कौन है? सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार है क्या? भारत में एफडीआई आने के मामले में। और जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है, यानी मॉरिशस, तो ऐसे लिखता हूं मॉरिशस। ठीक है, वो क्या है? वो भारत में सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा बड़ा भारत के एफडीआई का हिस्सेदार है। ठीक है, या सोर्स है। ओके, तो पहले हमने दूसरे के बारे में पढ़ा है, फिर हमने पहले के बारे में पढ़ा है। अब देखो, यहां पे मैंने केवल ये लिख दिया है कि द्रौपदी मुर्मू जिससे इनकी भेंट होती है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को उन्होंने जाके राजघाट पे श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये बात मैंने बोला केवल रीडिंग कर लो, याद मत करो। नाम मात्र का चांस है कि हो सकता है स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जानना। उसके बाद से देखो, जो आपको याद करना है, देखो भाई आपको पता है सिंगापुर किस किस एरिया में आ गया। इकोनॉमिकली सिंगापुर बहुत आगे है, तो हम उसे आर्थिक सहयोग बना सकते हैं। ठीक है, हमने जो कौशल विकास इंस्टीट्यूट्स की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अभी हमने मुंबई में उसका निर्माण किया, पहला 2016 में हमने कहां किया था? तो पहला 2016 में कानपुर में किया था, दूसरा अभी रिसेंट में कहां किया? मुंबई में, तीसरा कहां किया जाने वाला है बता सकते हो? तो वो जो कौशल विकास इंस्टीट्यूट की हम स्थापना कर रहे हैं, उसका हमने थीम कहां से लिया? हमारे दिमाग में आया कहां कि हम कहां से इसकी सोच डेवलप किया था? तो हमने वो सोच डेवलप किया था सिंगापुर से। तो कौशल विकास के मामले में सिंगापुर बहुत अग्रणी है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन भाई सिंपल सी बात है, डिजिटलाइजेशन सिंगापुर में ज्यादा है। सस्टेनेबिलिटी, आप इंडेक्स उठा के देखो कि सिंगापुर लगभग सभी इंडेक्स में, अगर आपको टॉप पे नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम में टॉप 5 पे मिल जाएगा, नहीं तो टॉप 10 में सब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हर अच्छे इंडेक्स में। कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, ध्यान। तो कनेक्टिविटी के मामले में तो इन एरियाज में भाई जिसमें सिंगापुर अच्छा है, हम उन एरियाज में सिंगापुर से हमने क्या किया? हमने एमओयूज किया है। ठीक है, ध्यान। इतना ही नहीं, सिंगापुर सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे है, और हमको पता है कि भारत सरकार का भी सेमीकंडक्टर्स मिशन है। ठीक है, ठीक, अभी हमने सेमीकंडक्टर के बारे में कल ही पढ़ा था। ठीक है, कुल कितनी इकाइयां होगी? तो 10 इकाइयां होगी। सेमीकंडक्टर के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। ठीक है ना, ध्यान देना। यूपी गवर्नमेंट की भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। ओके, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी
ठीक है, सुरक्षा सहयोग, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इन सारे एरियाज पे हमारा एमओयू हुआ है, हमारी बातचीत हुई है, कुछ पे एमओयू हुआ है, कुछ पे हमारी बातचीत हुई है। ओके, आपको केवल कहानी सिंगापुर में भी याद क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन था, लॉरेंस वोंग थे। ठीक है, अब देखिए सिंगापुर के संदर्भ में जो दूसरा फैक्ट आपको याद करना है, जो याद करना है मैं क्लियर बोलूंगा, ये याद करना है, इसको केवल रीडिंग करनी है। अब देखो ये फैक्ट आपको याद करना है, याद क्या करना है, देखो क्या रहा है यहाँ पे, पहले क्लियर समझना, मैं बताऊं जो लोग अपने से पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं 90% लोग इस चीज को स्किप करके चले होंगे या बहुत क्लियर नहीं पढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर फैक्चुअली क्वेश्चन बन के आएगा तो सिंगापुर का क्वेश्चन यहां से बना के देगा। देखो भारत का एक सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है, भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है। ठीक है, उस टर्मिनल का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ और उस टर्मिनल का उद्घाटन वर्चुअल फॉर्म में हुआ, संयुक्त रूप से किया गया दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा, अर्थात सिंगापुर के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अब देखो कह रहा है ये जो आपका भारत का सबसे बड़ा जो एकल कंटेनर टर्मिनल है, कह रहा है कि ये बीएमटीसी का सेकंड चरण है, बीएमटीसी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का ये सेकंड चरण है और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप हो नहीं तो मैं आपकी तरफ से पूछता हूं कि सर सिंगापुरी को क्यों सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से हमने बोला कि भाई आप भैया हमारे साथ इसको ज्वाइंट फॉर्म में चलिए हम उद्घाटन करते हैं, क्योंकि सिंगापुर की एक कंपनी है, यहाँ पे अगर क्लियर देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है सिंगापुर की एक कंपनी है, उसका नाम है, ठीक है, पीएसए इंटरनेशनल, पीएसए इंटरनेशनल। उसने यहाँ पे एक लंबा इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो 1.3 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया, कितना 1.3 अरब डॉलर का इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। ओके, अच्छा ग्लोबल बायोफ्यूल देखना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है, कि भाई जीबीए में क्या कर रहा है, ठीक है, आई थिंक मैंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ही बोला था, अगर कुछ गलत निकल गया होगा पहले तो माफ करना। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की सदस्यता भारत ने मतलब सिंगापुर ने ग्रहण की, भारत ने इस बात का स्वागत किया, क्योंकि जीबीए का नेतृत्वकर्ता कौन है, जीबीए का नेतृत्वकर्ता चूंकि भारत है, तो जीबीए जितना स्ट्रांग बनेगा वैश्विक स्तर पर भारत की उतनी अच्छी छवि बनेगी। ठीक है, मैंने बोला था कि हम भाई यूपीआई चलाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ यूपीआई चले और आपका जो है वो हमारे यहाँ चले, भाई बायलैटरल समझौता कर लेते हैं। तो यूपीआई और वहां के पे नाउ, सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूपीआई के बीच में भी एक एमओयू हुआ कि हम क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स हैं उसको इंटरलिंक करते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इंटरलिंक करते हैं, भाई पे नाउ वाला पेमेंट यहाँ कर ले, ठीक है, क्लियर बात, और यूपीआई वाला वहां कर ले, ये भी एक अच्छा समझौता था। तो यूपीआई और पे नाउ वाला जो समझौता है वो किसके साथ हुआ, सिंगापुर के साथ हुआ है। ठीक है, जीबीए का हाल ही में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन मेंबर बना, आप ऐसे चार्ट बना लो एक, ठीक है, आपको ये चीज बहुत मिलेगा, आपको जीबीए मिलेगा, ठीक है, आपको आईबीसीए, ठीक है, सॉरी हाँ आईबीसी मिलेगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मिलेगा, ठीक है, और एक ठीक है जो गुजरात का में जो विश्व हम लोग विरासत स्थल बना रहे हैं, तो विरासत स्थल पे जानना किसने किसने सहमति दी, हमने किससे सहमति मांगी, तो विरासत स्थल ऐसे बना लो कॉलम। और इसके बाद से बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप आईएससी कर लो, यहाँ पे आईएससी कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एक मैं और कोई फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कोई हिंद महासागर शायद एसोसिएशन कुछ ऐसा करके, ठीक है, एक वो कॉलम बना लेना, अभी आगे मिलेगा तो लिख दूंगा यहाँ पे। अब वो करना क्या है, यहाँ पे आप लिखो कंट्री, ठीक है, अब मान लो ये एक्स कंट्री है, उसने जीबीए में समर्थन दिया, ठीक है, फिर विरासत स्थल पे समर्थन दिया तो टिक मार दो। किसी ने मान लो एक कोई वाई कंट्री है, उसने जीबीए में समर्थन नहीं दिया तो डैश लाइन बना दो, आईबीसीए में समझौता किया, ठीक है, यहाँ पे एक यूपीआई लिख दो, एक यूपीआई भी लिख दो कॉलम, यूपीआई से हमने समझौता किया तो ऐसे टिक मार दो। अब आपके पास एक कॉलम हो गया, फला देश के साथ जीबीए में शामिल हुआ, फला देश विरासत स्थल में सहयोग की देने की बात की, फला देश आईएसए में शामिल हुआ, फला देश में यूपीआई को हमने शामिल कराया, ठीक है। तो एक कॉलम ऐसा बना दो मेरे भाई, एक चार्ट ऐसा बना लो, और ये चार्ट आप लिख के ले लो। अब कितना भी इंटरलिंक करके क्वेश्चन देंगे, ये आपका सारा क्वेश्चन सही करा देगा, ठीक है ना। कुछ नहीं हटा नहीं रहा हूं, ऐसे लिख ही दे रहा हूं यहाँ, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। इसको चलिए, ये हो गया आपका जीबीए, ठीक है। तो भाई अभी हमने क्या देखा, सिंगापुर देखा, सिंगापुर देखा, तो सिंगापुर क्या कर रहा है, सिंगापुर जीबीए में समर्थन दे रहा है और यूपीआई में समर्थन दे रहा है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को टिक मार दिया, ठीक है ना, यूपीआई में टिक मार दिया हमने, ठीक है। इस चीज, अच्छा ये चीज हमें ध्यान देना,
इसके बाद से एक आगे हेल्थ सेक्टर में आपको देखो, हेल्थ सेक्टर में क्या हो सकता है, भीष्म क्यूब, भीष्म क्यूब, हम लोग भीष्म क्यूब दे रहे हैं, ठीक है, भीष्म क्यूब दे रहे हैं, या जन औषधि, ये जन औषधि वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आगे बनेगा, हालांकि भीष्म क्यूब हमने 2-3 कंट्रीज को दे चुके हैं, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे करो जहां रिपीट हो, ऐसे कॉलम ऐड करते जाओ वहां पे, और केवल गुड टिक मारना और आपके पास एमओयूज का एक अच्छा सॉलिड कंटेंट आ जाएगा। ध्यान देना। अब देखो यहां पे हम लोग करते क्या, यहां देखो क्या करते हैं, हमको इसके अलावा क्या याद करना है, ये याद करना है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में जो है, ठीक है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो चेन्नई में है, कह रहा कि मैं उन्नत विनिर्माण के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग, ठीक है, कि स्थापनार्थ एक एमओयू हुआ है, ठीक है, नाम कह रहा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में एक उन्नत, मतलब बहुत ही ठीक है एडवांस विनिर्माण के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना है, तो एक एमओयू हुआ है, इसकी भी स्थापना क्या हुआ है, एक एमओयू हुआ है, ठीक है। बाकी भाई इसरो अंतरिक्ष सेक्टर में क्या कर रही है, तो इसरो मतलब अंतरिक्ष सेक्टर में भी हमने एक अच्छा समझौता किया। एफडीआई के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया कि सर्वोच्च एफडीआई कहां से आती है, सिंगापुर से। भूटान देखेंगे तो भूटान के जो राजा हैं, प्रधानमंत्री, बेसिकली राजा नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, वो 2 बार भारत का विजिट करते हैं। एक बार उन्होंने फरवरी में यात्रा की थी, तो सबसे पहले फरवरी वाली यात्रा देख लेते हैं, उसके बाद से उन्होंने अभी विजिट की। फरवरी में जब उन्होंने यात्रा की जानना, तो नई दिल्ली गए, और नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो डायरेक्टली एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के संदर्भ में या कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। हाल ही में फरवरी 2025 में इसका प्रथम संस्करण का मनाया गया, आंसर आएगा यस। दूसरा देखा, इसके संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में क्या आएगा, आंसर होगा यस। तीसरा क्या होगा कि हाल मॉरिशस के, ऐसे लिख देगा कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है, यहां विजिट किया गया, इसमें भागीदारी दर्ज की गई, तो आंसर आ जाएगा गलत, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले विजिट में आपको याद करने वाली केवल एक बात है, अभी के विजिट में जो याद करने वाली बात है, तो वो आते तो बिहार जाते हैं, बिहार जाएंगे तो बिहार में एक मंदिर है, जानना, बिहार के राजगीर में शाही भूटान मंदिर है, तो वो वहां जाएंगे और वहां एक समारोह था, उसमें भाग लेंगे। वहां की एक समारोह, एक संस्कार था, एक कार्यक्रम था, वहां उनके द्वारा भाग लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो कहाँ जाएंगे, अयोध्या आएंगे, और अयोध्या में राम जन्मभूमि जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स हमको याद रखने हैं। पहले में क्या, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किए। सेकंड में बिहार राजगीर के शाही भूटान मंदिर के एक समारोह में उन्होंने अभिषेक किया। अगला क्या, श्री राम जन्मभूमि में उन्होंने दर्शन किया, ओके। फिर हम लोग चाइना पहुंचेंगे, मोदी जी चाइना पहुंचेंगे। चाइना मोदी जी कहाँ पहुंचेंगे, तो चाइना मोदी जी लंबे समय के बाद, आई थिंक लगभग 7 सालों के बाद चाइना मोदी जी जाते हैं। अभी ये फैक्ट देख भी लूंगा। और क्यों जाते हैं, क्योंकि एससीओ की इस बार जो अध्यक्षता किया था वो चाइना के द्वारा किया गया था। मोदी जी चाइना पहुंचने के पहले कहाँ जाते हैं, तो चाइना जाने के पहले मोदी जी जापान जाते हैं, क्योंकि जापान हमारा एक मित्र देश है और जापान चाइना एक दूसरे के तगड़े शत्रु देश हैं। जापान ने कई बार चाइना को हराया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के फैक्ट तो देखेंगे, ठीक है। तो ये पहली कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पिछले 7 वर्षों में, देखो यहाँ पे लिखा ना, पिछले 7 वर्षों में मोदी जी की ये पहली यात्रा थी। कहाँ पे, ठीक है, गहलवान वैली की वो आप घटनाक्रम याद करोगे, वहां के बाद से खासतौर पे जो भारत और चाइना का संबंध था वो बहुत खराब हो गया था, ठीक है, बहुत खराब हो गया था, और होना भी चाहिए, ठीक है भाई। आप क्षेत्रीय शांति बनाने में अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो हम करेंगे, आप नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि देखो, जब भारतीयों के इमेज पे एक बार चोट लगे ना, जो होता है कि आप यहां चोट मार दो, अब यहां चोट मार दो, तो भारतीयों की एक अच्छी बात क्या ना, कि भाई फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। तुम कितनी बड़ा भी आर्थिक नुकसान करा लो, तुम कितना बड़ा भी सामरिक नुकसान करा लो, लेकिन फिर यहां से वो तैयार हो जाएगा। अब जब एक बार यहां से इंसान तैयार हो गया, मतलब जेर से मजबूत हो गया, तो कुछ से भी बिगड़ जाएगा। और कुछ भी भाई, आज तुम भी निर्माण हो, हम भी मेड इन इंडिया चल रहे हैं, हमारा भी मेक इन इंडिया चल रहा है। जिस दिन भारत विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हम तो वो कॉम्पीट कर देंगे। आज के 30 साल पहले कितने दिन हो गया, तो हमसे 10 साल 5 साल यही ना आगे हो गए, हम भी काम करेंगे, धीरे धीरे बराबरी पाएंगे, खत्म बॉल, ठीक है। आते हैं तो ये बातें हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पे इस पॉइंट को देखें, करा दोनों नेताओं ने भाई, हमने पहले बोला कि हमारे संबंध 7 साल से खराब थे, बहुत तगड़े के तरीके से। तो दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया है कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं है। जैसे क्या है, अक्सर क्या दिखाता होगा, भाई फला देश जिसके साथ भारत है, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने क्या देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या एक मैसेज किया कि चाइना किसके साथ होगा, तो चाइना पाक के साथ होगा, ठीक है। ये दिखाता कि भारत और चीन क्या है, प्रतिद्वंदी है।
भारत जिधर रहेगा चाइना उधर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे उनके नेता ने, जिनपिंग जी ने बोला कि हम प्रतिद्वंदी नहीं है, हम ड्रैगन हाथी, उन्होंने डांस का एक रूपक दिया, मतलब ड्रैगन हाथी फ्रेंडशिप आता है, हाथी को सिंबल माना गया भारत का, और ड्रैगन चूंकि उनका सिंबल है, ठीक है ना। आगे देखते हैं लोग, यहीं पे जिनपिंग को आप जब पढ़ोगे तो यहीं पे जिनपिंग को हमने इनवाइट किया कि आप आइए, अगला ब्रिक्स हमारे यहाँ है, ठीक है। अगला ब्रिक्स यानी जो 2026 का जो 18वां ब्रिक्स है, 18 दूना 36, 26 नहीं, ठीक है। तो 18वां 18th जो ब्रिक्स है उसका आयोजन कहाँ होने वाला है, उसका आयोजन होने वाला है भारत में, ठीक है। तो हमने इनको इन्वाइट किया, हमारे यहाँ आइए ब्रिक्स में, एससीओ में आपके यहाँ आए, अब हमारे यहाँ आइए, हम बायलैटरल नहीं मिल रहे हैं तो हम इंस्टीट्यूशनल मिल लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई चाइना यहाँ पे मेंबर है, ब्रिक्स में चाइना मेंबर है, और हमको पता है ब्रिक्स का भी 17th मीटअप कहाँ हुआ, 17th ब्रिक्स कहाँ हुआ। अगर आप में से कोई कमेंट करे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा मेरे भाई एटलीस्ट आप में से जिनको पता है वो कमेंट जरूर करें, और क्लास के बाद एक रिव्यू भी आप लोग दिया करें कि सर क्लास ऐसी लगी या ऐसी लगी, ठीक है, मतलब जैसी भी लगी, ठीक है। अब आते हैं एससीओ समिट। एससीओ समिट से इधर मोदी भाई यहाँ पे कई सारे लोग पहुंचे थे, तो एक मोदी जी ने खैर क्या बात की रसिया के साथ गाड़ी में बैठ के, वो तो दुनिया नहीं जान पा रही है, ठीक है। तो ये मैगजीन्स में कहाँ से लिख के आएगा, मोदी जी जो बताएंगे, रसिया जो बताएगी वही बस पता चल पाएगा, ठीक है। तो एससीओ समिट के दौरान यहाँ पे एक बायलैटरल मीटिंग भी होता है, ठीक है, रसिया के साथ और म्यांमार के साथ एक बायलैटरल मीटिंग मोदी जी की होती है, ठीक है। यहाँ पे जान दो, म्यांमार में मेरे को पता बीच में तख्ता पलट हो गया था, ठीक है। तो म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति जो है वो जनरल मीन ऑन्ग हवाइंग है, उनसे भी मुलाकात यहाँ पे हुई और यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग चली। देखिए चीनी विदेश मंत्री की अगस्त में भारत यात्रा भी हुई थी, अगस्त में चीनी विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी भारत आए, ठीक है। हम लोग के बीच में काफी बातचीत हुआ। बातचीत बेसिकली क्या हुआ कि हम कोशिश करें कि क्षेत्रीय शांति बनी रहे, दोनों देशों के बीच में जो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा है वो कम हो, और चाइना के द्वारा एक वृहद बांध बनाया जा रहा है जिससे बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम का बेल्ट बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ये आपकी शांगपो बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको आप ब्रह्मपुत्र जानते हो, ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जा रहा है, ठीक है, चाइना वाले तिब्बत वाले ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। और इसका एक निगेटिव इंपैक्ट क्या है भारत में पड़ने वाला है इन फ्यूचर। खैर भारत ये समझ भी गया है कि चूंकि चीन अपने क्षेत्र में बना रहा है तो उसको रोक तो नहीं सकते हैं भाई, मजबूरी है, वो उसको रोक क्या पाएंगे भाई, वो अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। बट हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं कि कल को अगर ये क्या करे, इस बांध का एज अ वार युद्ध करे, वार में भी युद्ध कर सकता है। वार में क्या युद्ध कर सकता है कि एकाएक भारत के नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का माहौल बना सकता है, यानी एक आपदा क्रिएट कर सकता है भाई। डैम्स खोल दिया गया तो, और सूखे के समय सूखे के समय क्या हो सके कि सूखे के समय क्या करे कि पानी को और रोक दे, तो शुष्क मौसम में, ठीक है, वार्म मौसम में क्या हो, सूखे की स्थिति आ जाए। तो ये दोनों ही केस में क्या है अपने को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, ठीक है। तो हमने इस मुद्दे पे भी बातचीत की, ठीक है। अब बोलोगे सर इस बांध का नाम बताओ, इस बांध की विशेषता बताओ, तो जस्ट आगे इसके बारे में डिटेल लिखा गया, आप परेशान मत होना, मैं आज ही पढ़ाऊंगा। आगे आते हैं, हमने कुछ सीमा, हमारे लंबे समय से व्यापार बंद है, तो हमने इनसे बोला भाई नाथुला, सिपकीला और लिपलेख इनको फिर से स्टार्ट करते हैं, और ट्रेड और यहाँ से बातचीत अपना आवागमन अपना, क्योंकि मानसरोवर जाने होने के लिए यहीं से जा सकते हैं, तो इन दर्रों को खोलते हैं, पुनः आराम करते हैं और अपना ट्रेड वगैरह जो है आवागमन को सुनिश्चित करते हैं, आवागमन सुनिश्चित करते हैं। अब देखो जैसे ही ये इस पे सहमति बनी इसको लेके, वैसे ही इसका विरोध कौन करेगा? आप में से कोई आंसर देगा क्या? आप हो नहीं तो आपकी तरफ मैं ही दे देता हूं। इसका विरोध कौन करेगा? नेपाल, क्योंकि नेपाल इस एरिया को विवादित मानता है और नेपाल कहता नहीं भाई ये हमारा क्षेत्र है और इस पे भारत ने अतिक्रमण किया है, ठीक है। लेकिन भारत ट्रीटी दिखाता है। अब बताओ वो ट्रीटी का नाम क्या है? आप नहीं बताओगे तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नेपाल इस बात के लिए दोनों दूसरे का कि आप यहां से क्या करिए, अपना आवागमन वाला काम बंद करिए, जो बंद हो गया, लेकिन कौन बात मानेगा, ठीक है। ध्यान दो। अब आते हैं रशिया को समझते हैं, ठीक है। याद रखिए भाई, चीन यात्रा के दौरान ही मोदी जी की मुलाकात किससे होती है? रसिया से होती है। रसिया अभी क्या है, वार में पड़ा हुआ है, ठीक है। भारत इस समय भी क्या कर रहा है, अपना जो सर्वाधिक हथियार आयात कर रहा है वो किसे कर रहा है? वो आपका रशिया से ही कर रहा है। रसिया इन्वेस्टमेंट जो अपना टोटल, मैंने आपको सिप्री की रिपोर्ट पढ़ाई थी, सिप्री की रिपोर्ट देख लेना, मैं सिप्री की रिपोर्ट बताने जा रहा था, टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिप्री की रिपोर्ट, ठीक है। आप देख जरूर लेना सिप्री की रिपोर्ट, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, यूक्रेन और रशिया का संघर्ष चल रहा है, और इस संघर्ष ने क्या किया है,
बेसिकली यूक्रेन यूरोप को थोड़ा अशांति की तरफ ढकेला है, यूरोप को थोड़ा अशांति की तरफ ढकेला है। और यहाँ पे भारत बोला है कि भाई पुतिन जी आप प्रयास करिए कि शांतिपूर्ण समाधान निकालिए, ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं। ओके, आइए यहाँ पे देखिए, कह रहा कि 22वां वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था, जुलाई 2024, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में हुआ था, ठीक है। और अभी यहाँ पे ध्यान दो, कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को वर्ष के अंत में आरंभ होने वाले 23वें भारतीय रूस शिखर सम्मेलन में पुनः आमंत्रित किया। भाई 24 अगस्त 2024 हुआ था यहाँ पे, तो अगस्त 2024 में, तो 25 वाला अभी होने वाला कौन? 23वां, तो 23rd जो 2025 में होने वाला है, ठीक है, और इंडिया रसिया शिखर सम्मेलन, ठीक है। उसके लिए हमने बुलाया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए ही आइए मोदी, तो पुतिन जी आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जापान समझते हैं, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि मोदी जी चाइना जाने के पहले कहाँ गए थे? जापान गए थे। जापान मोदी जी अक्सर जाते रहते हैं, जापान के साथ मोदी जी की 8वीं यात्रा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जापान मोदी जी गए, जापान मोदी जी क्यों गए? क्योंकि भारत जापान शिखर सम्मेलन था, तो हमने भारत जापान शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, हमने भारत जापान शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमको पता है कि हम भारत सरकार क्या करी है कि जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन लेके आने वाली है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, और वो बुलेट ट्रेन किन लोकेशंस के बीच में चलने वाली है? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2030 के दशक के प्रारंभ में, 2030 तक की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्लियर बात मेरी बात समझना। देखो आप छोटे छोटे स्टेटमेंट को नहीं फोकस करोगे तो पेपर में जो आयोग है वो आपसे गलतियां करवाने की क्षमता रखती है। वो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब ये द्विपक्षीय वार्ता हुई तो इसमें बोला गया कि 2030 के दशक, 2030 के डेकेड के स्टार्ट में 2031, 32, 33 जो भी कह लीजिए, ठीक है, में E10 सीरीज शिंकानसेन भारत में लाने में सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई। जानिए कि बगल में मूर्ति बैठी है, तो मना करके आता वो सब फिर चला देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा इधर की क्लास में थोड़ी ऐसी दिक्कत रहेगी, ठीक है। आते हम लोग यहाँ पे देखिए, तो मैं ये बता रहा आपको कि E10 सीरीज शिंकानसेन भारत में लाने, शिंकानसेन मतलब जापानी भाषा में जो बुलेट ट्रेन है उसका नाम है, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है बुलेट ट्रेन शिंकानसेन, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसके लाने की जो बातचीत चल रही है उस पर बातचीत की गई कि 2030 के दशक के प्रारंभ में ये काम पूरा हो जाए, ठीक है, मतलब मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो ये हाई स्पीड रेल है जिसको हम लोग बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, ये चलने लगे, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके बाद से क्या है, मोदी जी बोले कि थोड़ा सा बुलेट ट्रेन का हम सफर भी कर लेते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा नाम उनका, ध्यान देना, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। तो शिगेरू इशिबा जी बोलेंगे ठीक है काम करिए, आइए आपको मैं शिंकानसेन की यात्रा कराता हूं, यानी बुलेट ट्रेन से यात्रा कराता हूं। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम सुना आपने? पता है सेंडाई फ्रेमवर्क क्यों चर्चा में? तो सेंडाई स्थित एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है, मैंने बोला सेमीकंडक्टर में बहुत ही आगे है कौन? आपकी जापान। सिंगापुर भी बहुत आगे है, ठीक है। तो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है जापान में, वहां का निरीक्षण किया किसने? मोदी जी ने। तो वहां पे मोदी जी ने निरीक्षण किया, ठीक है ना। मैम क्लास में, क्लास के बाद से फोन करता हूं, क्लास में हूं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया, एकदम निश्चिंत रहिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को ताकासाकी गुन्मा ये लोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नाम तो नहीं मिलेगा, गोरखपुर, देवरिया, ठीक है, तो आपको नाम याद करना पड़ेगा। ताकासाकी गुन्मा ये लोकेशन है कहाँ का? जापान का। यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर क्या है? तो सोरिंजन दारुमा जी मंदिर। दारुमा जो एक्चुअली वर्ड है वो आपका बोधि धर्म से, ठीक है, बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म से संबंधित है, मतलब बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है, हम ऐसे समझ जाते हैं। तो यानी दारुमा वर्ड बौद्ध धर्म से संबंधित है, हम लोग कह सकते हैं कि बौद्धिज्म से रिलेटेड संबंधित एक मंदिर होगा, ठीक है। क्या नाम है उसका? सोरिंजन दारुमा जी मंदिर। तो यहाँ पे एक दारुमा गुड़िया थी, दारुमा गुड़िया यानी डॉर्मा टॉय यानी बौद्ध धर्म का एक टॉय इनको गिफ्ट किया गया, ठीक है, किसको? मोदी जी को, ठीक है। तो दारुमा गुड़िया मोदी जी कहां गिफ्ट पाए नाम के स्वरूप? तो वो यहां से पाए, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए जापान ने बोला कि हम क्यों गए होंगे, हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। तो जापान ने बोला ठीक है मोदी जी हम आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, और इन्वेस्टमेंट हम कितना करेंगे? तो आने वाले ड्यूरेशन में हम 10 ट्रिलियन येन जिसकी वैल्यू होती है लगभग 68 बिलियन US डॉलर, कितना?
10 ट्रिलियन येन, ध्यान रखना, 10 ट्रिलियन येन निजी निवेश का लक्ष्य रखा अगले दशक के लिए, यानी अगले दशक में हम कितना कर देंगे, 10 ट्रिलियन निवेश की बात बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट भारत को, देखिए जाने का फायदा क्या होता है भाई, आप लोगों के घर जाएंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो हमारे यहाँ ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है कि चीजें अच्छी चलेंगी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट। अब आइए भारत जापान एआई पहल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसकी रीडिंग करिए, एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे लिखे हैं। कह रहा कि अगली पीढ़ी की गतिशीलता, साझेदारी तथा भारत जापान एमएसएमई मंच का शुभारंभ किया गया है। सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण एरियाज, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स भी कहां पे है, जापान में है, जैसे इन एरियाज पे आपूर्ति श्रृंखला बाधित ना हो, कराए आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करने के साथ साथ, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ करने के साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकी कौन, एआई, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ठीक है, ये उभरती जो प्रौद्योगिकियां हैं, उभरती प्रौद्योगिकियां यानी इमर्ज हो रही जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके संवर्धन के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया जिसका नाम है आर्थिक सुरक्षा पहल। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भारत सरकार ने किसके साथ शुरू किया, तो भारत ने जापान के साथ मिलकर स्टार्ट किया। आर्थिक सुरक्षा पहल किस चीज से संबंधित है, तो आर्थिक सुरक्षा पहल विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, इनके साथ साथ उभरती टेक्नोलॉजियों के संवर्धन के लिए, यानी उभरती टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, ठीक है, उभरने का इमरजेंसी, इमर्ज होता है, तो उभरती तकनीक के संवर्धन में उसकी वृद्धि से रिलेटेड है। अब क्या हो गया इसमें, एआई, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है, ईटीसी, इन चीजों से संबंधित आपका है। और इसके लिए हमने क्या किया, आर्थिक सुरक्षा पहल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स का शुभारंभ किया। अच्छा, ये चीज हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे जो एमओयूज हुए हैं, ठीक है, जो एमओयूज हुए हैं उनको ध्यान दो। तो कह रहा है अगले दशक के लिए भारत जापान का संयुक्त एक विजन हमने दिखा कि आने वाले एक दशक में भारत और जापान किन किन एरियाज में मिलकर काम करेंगे। तो केवल रीडिंग करना है, बहुत परेशान नहीं होना है। सुरक्षा सहयोग के ऊपर हमने चर्चा किया, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर हमने वैसे चुनौतियों को निपटा कैसे जाए उसके ऊपर हमने बातचीत किया। भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज, ये हमको एक अच्छा एमओयू लगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंडिया जापान मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के एक्सचेंज को लेके भी एक कार्य योजना जारी की गई, ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज की बात है, मैं क्लियर बात कर रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब जाके वहां पे मजदूरी नहीं करना है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप दुबई जा रहे हैं, ठीक है, कि मजदूरी करने या मलेशिया जा रहे हैं, ठीक है, नहीं, सीधे ह्यूमन रिसोर्स। हालांकि आप उन जगहों पे भी अब जिन जगहों का मैंने नाम लिया, अब तो कहीं भी विदाउट ह्यूमन रिसोर्स बने जा ही नहीं सकते। अब जाओगे तो वही बकरी चलाने के लिए मिल जाएगा। देखो कुछ कुछ वीडियोस वायरल होता है ना कि हमको वो ब्रोकर ने फंसा दिया, ठीक है, बकरी चराने को किसी को मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, फिर यही होगा, भेड़ बकरी चराने को मिलेगा। आप स्किल लेके जाओगे तो अच्छे काम मिलेंगे। तो कह रहा है भारत जापान मानव संसाधन एक्सचेंज कार्य योजना, कह रहा है अगले 5 वर्षों में 50,000, कितना मेरे भाई, तो अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल और अर्धकुशल, अगले 5 वर्षों में 50,000 कुशल और अर्धकुशल भारतीयों सहित 5 लाख लोगों का द्विपक्षीय क्या होगा, एक्सचेंज होगा अगले 5 वर्षों में। 50,000 कुशल और कुछ अर्धकुशल भी, मतलब शेष अर्धकुशल, 50,000 कुशल एवं अर्धकुशल भारतीयों सहित 5 लाख लोगों का द्विपक्षीय एक्सचेंज की बात बोली गई है। ये इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए आप लोग। इसके बाद से यहां पे इसरो और जाक्सा के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है, ये देख लेना, इसरो जाक्सा ल्यूपेक्स मिशन हेतु, ठीक है, क्रियान्वयन व्यवस्था। तो ल्यूपेक्स मिशन का संबंध किससे है, मान लो ऐसे आ जाए, ठीक है, तो जाक्सा का संबंध है ल्यूपेक्स मिशन से, इसरो जाक्सा ल्यूपेक्स मिशन, ठीक है, ध्यान, ठीक है, ल्यूपेक्स मिशन हेतु क्या हुआ, एक समझौता किया गया। अब देखो कह रहा है कि ये मिशन की बात कर रहा है, कह रहा है चंद्रयान 5 के लिए भारत जापान की स्पेस एजेंसियों के बीच में एक एमओयू किया गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे फिर वही बात है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिंपल से मतलब है, देखो यहां पे तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, क्योंकि तमिल भाषी यहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, सॉरी ये बात मैंने बोल दिया सिंगापुर का, ठीक है, सिंगापुर की, अभी मैंने जो बोला है तिरुवल्लुवर जी और तमिल भाषा को लेकर, वो सिंगापुर में मुझे बताना चाहिए था, वो यहां बोल दिया, माफ करना पे।
ठीक है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान सिंपल से क्या है भाई, बौद्धिज्म से संबंधित ये भी क्षेत्र है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के ऊपर, ठीक है, हमने बातचीत की, ठीक है। बाकी जितने भी एरियाज हैं, आप एरियाज को ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा बहुत लंबा डील नहीं है कि हम याद करें, बट इसमें हमको क्या क्या चीजें जापान से रिलेटेड याद करनी है। तो जापान से रिलेटेड हमको एक चीज याद करनी है, ठीक है, कि 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा, और एससीओ के पहले ये सम्मेलन था, पहले हमने एससीओ में यहां पार्टिसिपेट किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस सम्मेलन के बाद हमने एक ज्वाइंट विजन अपना दिया, दोनों लोगों ने मिलकर इंडिया जापान ज्वाइंट विजन हमने प्रस्तुत किया। फिर हमने बात की मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन है उसके ऊपर हमने बातचीत की, ठीक है, कि कब तक स्टार्ट होगा। दारुम गुड़िया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितने इन्वेस्टमेंट की टारगेट रखा जापान ने। फिर उसके बाद से आर्थिक सुरक्षा पहल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, जो मानव एक्सचेंज की बात की वो इंपॉर्टेंट है, और लुपेक्स मिशन इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम पहुंचेंगे सीधा फिजी, ठीक है। तो फिजी के प्रधानमंत्री, उनका नाम है सिटिवेनी राबुका। क्या नाम है? सिटिवेनी राबुका। तो सिटिवेनी राबुका क्या है, ये कहाँ आते हैं, ये इन्होंने भारत की यात्रा की, सिटिवेनी राबुका ने भारत की यात्रा की। अब ये भारत आए तो भाई थोड़ा बातचीत चलेगी। आजकल सब इनसिक्योर हैं, तो सुरक्षा की बात चलेगी, नवाचार की बात चलेगी, जलवायु की बात चलेगी, ठीक है, इन सभी चीजों की बात चलेगी। अब देखिए क्या है वो इंपॉर्टेंट पहल जो चीजें याद करनी है, जैसे कि ऊपर मैंने एक चीज जो लिखना चाहता हूं, मैं IPOI लिखना चाहता हूं, हिंद प्रशांत, ठीक है, महासागर पहल, IPOI जो ऊपर चार्ट बनाया था ना, उसमें एक आप IPOI ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ पे IPOI ऐड कर लो, ठीक है ना, यही मैं एक ऐड कराना था। तो फिजी अभी IPOI का मेंबर बना, अब यहाँ पे टिक मारना IPOI वाले में, ठीक है ना। हमने समझौता, अब हमारी घोषणा क्या है भाई, हमने मिले, हमारे यहाँ आए, हमसे मिले, बातचीत किए, तो चाय पीने तो क्यों लाए होंगे। तो फिजी और भारत ने एक ज्वाइंट वक्तव्य दिया, ठीक है, बातचीत की, मतलब स्टेटमेंट दिया, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। वो क्या था, ठीक है, वैलोमानी, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश ध्यान ना, दोस्ती करके कुछ है, ठीक है, वेलोमानी दोस्ती, समथिंग कुछ ऐसा है, ठीक है, ध्यान, वेलोमानी दोस्ती करके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा क्या है, देखो यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोले नहीं जा रहे हैं, फिजी में जन औषधि खोली नहीं जा रही है, बल्कि बात ये बोली जा रही है कि जन औषधि स्कीम के तहत भारत क्या करेगा, यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन की क्या करेगा, आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वहां खोल नहीं रहे हैं, हम उस अपनी पहल के तहत हम यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन को क्या करेंगे कि आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इतने, इसके साथ क्या है, भारत मानक ब्यूरो है ना, जो भारत मानक ब्यूरो है और इन देश का जो मानक ब्यूरो है, उन दोनों के बीच में एक समझौता, फिजी के राष्ट्रीय मापन और मानक विभाग के बीच में क्या हुआ, एक MOU हुआ। हम लोग सिंपल समझे, भारत मानक ब्यूरो और उस देश का जो मानक ब्यूरो है, उन दोनों के बीच में एक MOU हुआ। और क्या हुआ, यहाँ पे एक नाम लिखा है NIELIT, ठीक है, भारत, ये हो गया, और यहाँ पे पैसिफिक, ठीक है, पॉलिटिक हो गया, ठीक है, कह रहा इन दोनों के बीच में, ये फिजी का हो गया, ये भारत का हो गया, इन दोनों के बीच में मानव क्षमता कौशल और उन्नत कौशल के क्षेत्र में MOU किया गया। मानव क्षमता, ठीक है, कौशल और उन्नत कौशल के क्षेत्र में एक MOU हुआ। तो ये चीज चांस से आ जाए। आप मुझसे पूछोगे सर इसमें क्या आ सकता है, तो मैं एक तो मुझे लगता है कि अगर यहां से आएगा तो 90% चांस है कि ये क्वेश्चन बना क्या है, ये मतलब 5 स्टार फैक्ट है, क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके अलावा अगर बहुत दिन होगा तो इस ज्वाइंट स्टेटमेंट का संबंध किस देश से है, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। जन औषधि वाला मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन मानक ब्यूरो वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगा फैक्ट, ठीक, ओके, ध्यान देना। अब हम लोग आते हैं इसके बाद से नीचे देखेंगे, तो नीचे फिजी से ही इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट बचे यहाँ पे देखिए भी, ठीक है। कह रहा कि फिजी के सुबा स्थित भारतीय चांसलरी भवन की लीड डील फिजी को हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है, यहाँ पे जान दीजिए। कह रहा कि फिजी के सुबा में जो भारतीय चांसलरी भवन की लीज डील थी वो किसको दे देगी, वो दे देगी फिजी को, ठीक है, ये फिजी को लौटा दी गई। और क्या है, नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक MOU हुआ। ये मुझे अगला, मतलब मुझे ये भी एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि नाबार्ड ने अभी हाल ही में किस देश के डेवलपमेंट बैंक के साथ एक MOU साझा किया, तो हो जाएगा फिजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, फिजी विश्वविद्यालय में एक हिंदी सह संस्कृत, यानी ठीक है, हिंदी और संस्कृत, प्री कम मेंस बैचेस हम देखते ना, इसी तरह हिंदी, ठीक है, कम संस्कृत, ठीक है, शिक्षक की प्रतिनियुक्ति से रिलेटेड भी एक MOU हुआ। अब बाकी इसमें आगे बढ़ जाओगे तो और भी बात इंपॉर्टेंट बोली गई है, जैसे कहा गया कि फिजी के चीनी उद्योग के लिए मोबाइल सॉयल टेस्टिंग प्रयोगशाला में एवं कृषि ड्रोन की आपूर्ति, फिजी के पंडितों का भारत में प्रशिक्षण, फिजी में द्वितीय
जयपुर फूड कैंप का आयोजन हेल इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिकेट फिजी को सहयोग देने के लिए भारतीय कोच की नियुक्ति की जाए। फिजी के चीनी उद्योग की बात खैर हमने ऊपर भी की थी, ITEC विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति की जाए। मतलब कुल में देखिए भारतीय घी को फिजी के बाजार में प्रवेश आदि पे सहमति दी गई। तो ये इतनी सारे MOU मतलब विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई है, इंपॉर्टेंट बातचीत है यहाँ पे कुल मिला के। ठीक है, इसको रीडिंग कर लेना है, अच्छे से रीडिंग कर लेना है इसे। ओके, ये वाला इसका हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमको क्या क्या फिर से बोल देता हूं। तो IPOI, ठीक है, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट, इसके बाद से मुझे अगला इंपॉर्टेंट जो लग रहा है वो फिजी विश्वविद्यालय वाला जो फैक्ट है, चांसलरी भवन वाला जो फैक्ट है, उसके बाद से जो टिक मारा हो। ठीक है, बाकी चीजों को आप छोड़ देना, आपसे याद भी नहीं हो पाएगा, बहुत परेशान हो जाएगी। भारत फिलीपींस देखो, भारत फिलीपींस में सिंपल सी बात देखो, यहाँ के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी, नाम था फर्डिनेंड आर मार्कोस। नाम क्या है? फर्डिनेंड आर मार्कोस। फर्डिनेंड आर मार्कोस आए और जो MOUs किए, इसको रीड मैंने अच्छे से किया है, केवल तुम भी पढ़ लेना, इसमें याद करने लायक कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, ना फिलीपींस के साथ कुछ बात करने याद करने वाली यहां तक बातें नहीं लिखी गई हैं। जो एक बात है वो यहां पे लिखी गई है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो ये बात है, वो ये वाली बात है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिलीपींस रिलेटेड कह रहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस ने सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए, कल्चरल कनेक्टिविटी मतलब एक अटैचमेंट के लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो क्या है, फिजी के साथ हमने एक फिजी बोला, ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस के साथ हमने एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, और उस डाक टिकट में है क्या, तो उसमें जो लोगो है, उस लोगो में दोनों ही देशों के जो नेशनल फ्लावर्स हैं, जैसे भारत का लोटस और आपका फिलीपींस का सांपगीता, फिलीपींस का सांपगीता, इन दोनों को उस लोगो में शामिल किया। इन दोनों देशों के, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लोगोस को इसमें शामिल किया, इन दोनों देशों के लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाल ही में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से हमने भारत और सिंगापुर के मतलब जो राजनीतिक संबंध है उसका 60 साल हुआ था, तो भी हमने एक लोगो जारी किया था। ठीक है, मैंने बताया था उसमें भी दोनों देशों के वो थे, फ्लावर्स थे। ठीक है, तो भारत का तो बताना नहीं है, वहां का ऑर्किड था, वहां की फ्लावर का क्या नाम था? ऑर्किड था। ठीक है, मालदीव की देखिए बारी, भारत मालदीव समझते हैं। ठीक है, तो मालदीव की बात क्या है, यहाँ पे जानना कि मोदी जी ने बेसिकली मालदीव की यात्रा की थी। ठीक है, कह रहा कि 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पार्टिसिपेट किए। जानना, मोदी जी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वो ऐसी मतलब उपस्थिति दर्ज कराने वाले मतलब पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ठीक है, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐसी उपस्थिति थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एंट्री पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी मालदीव में। ठीक है, देखो हमारा पहल भी क्या है, पड़ोस प्रथम की नीति। पड़ोस प्रथम की नीति में पड़ोस में कोई दिक्कत आ जाए पहले कौन मदद करता है? भारत। बल्कि मतलब हमारा तो मतलब एक ऐसा स्वभाव कि अपना वो एक नकारा दुश्मन देश है, उसको भी मजबूरी में उनको सहायता भेज देना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, हालांकि उसको तो करना नहीं चाहिए, खैर देखते कब वो समस्या में फिर से आता है। ठीक है, आते हैं विजन महासागर, हमने पहले स्टार्ट किया है। महासागरी जो टच में हमारे मतलब हिंद महासागर के जो देश हैं उसके अंतर्गत भी चूंकि मालदीव है, तो इन दोनों पहले क्या कहती है कि भाई इनको प्रथम रखो, इनके हितों का ध्यान दो, कहीं चाइना या अमेरिका इनका ध्यान ना दे। ठीक है ना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी गई है मेरे भाई, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, तुमको पता है हम बात मालदीव की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात मालदीव की कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा कि दोनों नेताओं ने, दोनों देश के नेताओं ने इस अवसर पर एक फिर से डाक टिकट जारी किया। और इस डाक टिकट में एक्चुअली इस डाक टिकट में यानी मालदीव के जो डाक टिकट है मालदीव का, उसमें समझ जाना उसमें कोई नेशनल सिंबल नहीं है। इसमें नेशनल सिंबल के नाम पे क्या है, इसमें बेसिकली नौका का चित्र है। किस चीज का चित्र है? नौका, नाव का चित्र है इसमें। ठीक है, बोट का चित्र है। और भारत का एक परंपरागत नाव है जो कि आपकी केरला के द्वारा बनाया जाता है, केरला में बनाया जाता है। ठीक है, और बहुत ही ट्रेडिशनल नाव है
जो लकड़ी की बनी हुई नाव है, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई नाव है। कह रहा है कि भारतीय नौका, उसका नाम है उरू, उरू नौका, ठीक है। इसको बायपोरे उरू भी कहते हैं। एक्चुअली ये बायपोरे, BEYPORE, बायपोरे केरल का एक लोकेशन है, वहां पे उरू नामक एक नौका बनाया जाता है, इसी के लिए उसका नाम बायपोरे उरू भी है कभी कभी। और इसको GI टैग भी दिया गया है। इसको, इस नौका निर्माण की विधि को क्या मिल चुका है? GI टैग भी मिल चुका है। ये हमारी परंपरागत नौका निर्माण की विधि है, इसको GI टैग भी प्राप्त है, ठीक है, ध्यान देना। अब आगे देखिए, तो ये हमारा हो गया। और मालदीव की एक परंपरागत मत्स्य नौका है, उसका नाम है वधु धोनी, वधु धोनी। तो इसमें, इस डाक टिकट में कौन कौन सा चित्रण है? तो उरू और वधु धोनी का, उरू और वधु धोनी का चित्रण है। अब आते हैं हम आगे, देखिए, ठीक है। मालदीव, मालदीव भाई एक छोटा देश है, ठीक है। तो मालदीव को भी हमने बोला कि भाई कि हम आपको भी ऋण सहायता, लोन क्रेडिट देते हैं। तो हमने ऋण सहायता अर्थात लोन क्रेडिट हमने कितना दिया? तो हमने बोला भाई 550 मिलियन US डॉलर या 4850 करोड़ रुपए का हमने इनको LOC दिया, ठीक है, लोन क्रेडिट दिया। कितना? 4850। ये फिगर याद करना मेरे भाई, 4850 करोड़ रुपए, क्योंकि पड़ोस प्रथम की नीति के तहत हमने इनको दिया है 4850 करोड़, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे केवल यही लिखा था, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM, ठीक है, और मालदीव मौसम विज्ञान सेवा के बीच में एक MOU हुआ। मैं आपको यहां बता दूं कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में स्थित है। सर, वो जो मिशन मौसम वाला टॉपिक था, एक बार पेज हमको पलट कर दीजिए। तो अभी जस्ट मैंने आपसे बोला कि मिशन मौसम पढ़ लीजिए, बस मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से, अब मैं, मुझे क्या दिखाना है आपकी पहली आय दृष्टि में, ठीक है। पेज नंबर 53 पे मिशन मौसम लिखा हुआ है, पेज नंबर 53 पे मिशन मौसम लिखा है, आप उसको जाके देख लेना। अब यहाँ पे एक तो आपने क्या देख लिया कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? पुणे में। हमने जब मिशन मौसम में स्टार्ट किया था तो बजट कितना था? 2000 करोड़ का बजट था। बेसिकली चरम मौसमी घटनाएं की सटीकता हम लोग जान सकें, ठीक है, ताकि हम लोग चरम मौसमी घटनाओं की जो इम्पैक्ट भारत पे पड़े वो हम कम कर सके या समाप्त कर सके, मौसम की सटीकता में वृद्धि हो सके। इसके लिए हमने क्या किया था? मिशन मौसम अनाउंस किया था। 2000 करोड़ का हमारा बजट था और इस पूरे मिशन मौसम को जो संचालित किया जा रहा था वो 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। उसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम आपके स्क्रीन पर लिखा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसको मिशन मौसम से कनेक्ट कर दूं, ठीक है। अब देखिए, उनमें जो 3 इंस्टीट्यूट है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एक का नाम आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दूसरा जो नाम है वो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के का कार्यालय कहां स्थित है? कई इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, तो आपको वो कमेंट करके बताना है। आपका होमवर्क लिखो एक, ये मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहां तक 52 मिनट तक क्लास देखे हैं, आप कहीं डायरी में नोट करना कि सर ने बोला है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, देना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कहां इसके हेड ऑफिसेज है, मतलब इसका क्षेत्रीय ऑफिस और इसका हेड ऑफिस कहां पे है, ये मुझे बताना है। इसका 4 लोकेशन से संबंध है, आपको ये कमेंट करके बताना है। इससे चेंज होता गया है, ठीक है ना, ये कमेंट करके बताना है। इसमें जो तीसरी इंस्टीट्यूट इसका संबंध है वो आपकी नोएडा में स्थित है और इंस्टीट्यूट का नाम है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, नेशनल, ठीक है, चलिए सीधे सब देखते हैं, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, जिसको देखना होगा पेज नंबर 53 पे होगा, पुरानी आय दृष्टि में, ठीक है ना सर, आप ले लीजिए। तो ये आपको बताना है, कमेंट में एक तो बताना है, मैंने यहीं से मिशन मौसम को कनेक्ट कर दिया। अब आइए, भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को मालदीव द्वारा मान्यता दी गई है, मतलब भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, भारतीय फार्माकोपिया को मालदीव के द्वारा क्या किया गया है? मालदीव के द्वारा मान्यता दी गई है, ठीक है। भारतीय फार्माकोपिया के द्वारा कोपिया को मालदीव ने क्या किया है? एक मान्यता दी है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, ये वाला फैक्ट, ठीक है, ठीक है। करा कि मालदीव के हुल हुमाले में, मालदीव का एक लोकेशन है हुल हुमाले में, भारतीय सहायता से बनी 3300 सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण किया। मतलब हमने मालदीव में एक लोकेशन है हुल हुलाने, हमारे सहयोग से हमने फाइनेंशियली मदद किया, तो वहां पे 3300 सामाजिक आवास, ठीक है, जैसा जो सोशली जो आवास है, उन इकाइयों का हमने क्या किया? निर्माण किया और उसको हमने दे भी दिया मालदीव को कि आप ले लीजिए। मालदीव में एक सिटी, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, पड़ोस की हमने देखिए कितना डेवलपमेंट करना पड़ता है। जो फॉरेन पॉलिसी इतनी आसानी से नहीं चलती। हम कह देंगे कि मालदीव से क्यों पाकिस्तान का, चाइना का पट रहा है, तो क्यों बटेगा? हम उनकी मदद करेंगे तो हमसे बटेगा, वो करेंगे तो तुमसे बटेगा। उनके पास है नहीं, वो कह रहे हैं मेरा मदद करो, जो करेगा हम उसकी तरफ, ठीक है। तो अड्डू सर भाई अड्डू सर
अडूसर भी, ठीक है, अडूसर में हमने क्या किया, उसको डेवलप किया। जैसे हमारे यहाँ हमने अपने यहाँ अमृत मिशन लेके आया, उस दिन यहाँ पे अडूसर में सड़क जल निकासी परियोजनाओं का हमने उद्घाटन किया। मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री का हमने एक भवन का हमने लोकार्पण किया, ठीक है, क्योंकि हमने फाइनेंस किया था। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल और इमिग्रेशन प्राधिकरण के लिए 72 वाहनों 72 व्हीकल्स और अन्य कुछ इससे रिलेटेड जो टूल्स थे, जो उपकरण थे, उसको हमने उसका हस्तांतरण किया, ठीक है। 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स हमने दिया। भीष्म क्यूब्स का क्या सिंबल होता है? भीष्म क्यूब्स जो लोग नहीं जानते होंगे ध्यान रखना, बेसिकली समझो कि भारत का एक इनिशिएटिव है, ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। इसको हम ड्रोन से 15,000 फीट की ऊंचाई से छोड़ सकते हैं और जब खुलेगा तो इसमें छोटे मोटे ऑपरेशन से लेके लगभग एग्जैक्ट मुझे फिगर तो नहीं याद है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ लगभग 50 लोग के हॉस्पिटलाइज का खर्च इसमें समान है, दवा हुआ इनिशियली। तो कोई आपदा के केस में आप भीष्म क्यूब वहाँ पे गिरा दो, एक आध डॉक्टर पहुंच गए या कोई डॉक्टर्स है वहाँ पे, तो सबका इलाज कर लेगा। या वहाँ पे एक AI के तहत एक कंप्यूटर भी लगा है, डॉक्टर्स जुड़ के उसको उनको बता भी देंगे कि आपको ये चीज़ हो रहा था, ये दवा ले लो, ये हो रहा था ये कर लो, ये हो रहा था वो कर लो, सारी सुविधाएं वहाँ पे मौजूद है। ओके, भारत यूके, मोदी जी यूके गए थे, ठीक है, मोदी जी यूके गए थे। तो मोदी जी जब यूके गए तो इंडिया यूके विजन 2035, जानना ये 2030 नहीं है, हमने 10 साल का एक विजन दस्तावेज साइन किया। इंडिया यूके विजन 2035 नीतिगत दस्तावेज को अपनाए जाने की हमने घोषणा की। इंडिया यूके विजन 2035 नीतिगत दस्तावेज को अपनाए जाने की हमने घोषणा की। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स III से, ठीक है, सेंड्रिंगहम स्टेट में कहाँ मिले, तो यहाँ पे क्या है, किंग्स चार्ल्स III से मोदी जी की मुलाकात की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मोदी जी ब्रिटेन के जो राजा हैं, ब्रिटेन के किंग हैं चार्ल्स III, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके मोदी जी क्या करते हैं, उनको एक पेड़ देते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्हें एक पौधा भेंट किया जिसे शरद ऋतु में लगाया जा सकता है, जिसे शरद ऋतु में लगाया जा सकता है। तो एक पेड़ माँ के नाम पहल, अभी देखिए एक पेड़ माँ के नाम पहल 2.0 स्टार्ट किया गया, जिसके तहत 1 CR या 10 CR कितने पौधों को लगाया जाने वाला है, चलिए बताइए। भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता किया गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो CETA अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किसके साथ साइन किया, तो वो यूके के साथ साइन किया। और इस एग्रीमेंट के तहत हमने बहुत सारी चीज़ों पे जो टैक्सेस लगते थे उसको रिड्यूस किया। जैसे ब्रिटिश शराब जो है उस पर हम पहले 150% के अराउंड टैक्सेस लगते थे, अब वो होगा कि इसको समय के साथ समाप्त करके 75 कर देंगे और धीरे धीरे आने वाले ड्यूरेशन में उसको हम लोग 40% तक लेके जाएंगे। यानी ब्रिटिश शराब के लिए मार्केट खोलने की बात चली, जिसको हम लोग स्कॉच विस्की कहते हैं, ठीक है। और भी चीजों के लिए आप स्टडी कर सकते हो। 99% भारतीय निर्यातों पर यूके में 0 टैरिफ मिलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ से भी जो चीज वहां बेचा जाएगा उनमें बोला कि आप हमारे यहाँ केवल कम करिए, हम आपका 0 कर देते हैं। तो 99% भारतीय निर्यात कपड़ा, ठीक है, फुटवियर्स, ठीक है, दवाएं, ऑटो पार्ट्स, इन सब पे 0 कर देंगे टैरिफ, ठीक है। भारत ने बोला कि भाई हमारा कुछ GI टैग है, जैसे आपका शराब हम अपने यहाँ बिक लेते हैं, आप हमारा अपने यहाँ बोलो, तो गोवा फेनी, नासिक वाइन, ठीक है, कुछ GI टैक्स उत्पाद वहां पे भी जाके बिकेंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ गोवा फेनी का नाम देखा, नासिक वाइन का नाम देखा, अभी हमने एक GI बोर्ड का नाम देखा था, ठीक है, जानना। इसके बाद हमको क्या देखना है, भारत नामीबिया देखना है। आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है क्या, नहीं, इसके बाद भी एक पेज है, चलिए। इसके बाद से मतलब इस टॉपिक का लेक्चर, इसका से B नंबर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। भारत नामीबिया देखते हैं, भारत नामीबिया, ठीक है। अब देखो भारत नामीबिया क्या देखना है। नामीबिया देखो है क्या कि एक्चुअली एक संगठन है, एक छोटा सा संगठन है जिसका नाम है SACU संगठन, यानी दक्षिणी ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है, C से कस्टम्स, U से यूनियन, तो साउथ अफ्रीका कस्टम्स यूनियन और भारत का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है। हम कहाँ गए, तो हम नामीबिया गए। हम कहाँ गए, हम नामीबिया गए। हम कहाँ गए, हम नामीबिया गए। अब देखो नामीबिया से ही हमको पता, हमने अपने 8 चीता भी नामीबिया से ही हम लेके आते 2022 में, ठीक है, मोदी जी के बर्थडे में, आई थिंक यही महीना भी था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कस्टम्स यूनियन, दक्षिण अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के साथ क्या है, हमने समझौता किया, ठीक है। अब देखो दक्षिण अफ्रीका कस्टम्स यूनियन क्या है, कुल 5 देश दक्षिण अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के मेंबर हैं। जो 5 देश मेंबर हैं वो क्या है, बोत्सवाना, स्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो अगर हम कोई समझौता SACU के साथ करेंगे, मीन्स समझौता हमने इन 5 देशों के साथ कर लिया, तो ये एक क्या है, एक कंट्री है
जो एक सीमा शुल्क संघ है, हम कह सकते हैं, ठीक है, लिखा भी है कस्टम यूनियन है, एक सीमा शुल्क संघ है, ठीक है। तो एक तो हमने क्या किया भाई, इनके साथ वाणिज्यिक समझौता किया, ठीक है, हम अपना क्या करें, सामूहिक ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स बढ़ावा दे सकें। अब नामीबिया के साथ, नामीबिया ने बोला कि सर हम एक काम करें, हम आपके CDRI और बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो रहे हैं। तो बायोफ्यूल अलायंस में फिर जाओ, नाम लिखो, टिक मार दो। अगर मैंने वहां पे कहीं CDRI के बारे में नहीं लिखा हो तो आप आपदा रोधी और संरचना गठबंधन लिख दो। अब जब आगे अपनी पुरानी मैगजीन पढ़ोगे तो CDRI के संदर्भ में 2-3 कंट्रीज का नाम पाओगे, उसमें से टिक मारते जाना, ठीक है ना। चलिए, कह रहा कि नामीबिया UPI प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया, अफ्रीकन देश। क्लियर बात समझना, कह रहा है नामीबिया UPI अपनाने की बात नहीं कर रहा है, UPI प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। नामीबिया UPI टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करने वाला पहला देश कौन बन गया, अफ्रीकन देश। तो पहला अफ्रीकन हस्ताक्षर करने वाला पहला देश, वो बन गया अफ्रीकन देश नहीं, हस्ताक्षर करने वाला पहला देश नामीबिया बन गया है, ठीक है ना। नामीबिया ने बोला भैया मोदी जी हम आपको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना चाहते हैं, और उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस, ठीक है। तो जैसे भाई मोस्ट एंशिएंट, जैसे हमारे यहाँ क्या थे, बहुत मोस्ट पीरियड में जाके देखें, मोस्ट एंशिएंट पीरियड में जाके देखें तो हमारे यहाँ चीते देखने को मिलेंगे, बट आज हमारे यहाँ चीते नहीं है, तो हमने उन मोस्ट एंशिएंट चीतों को कहां से लेके आया, नामीबिया में। तो वहीं से मोस्ट एंशिएंट वर्ड अपने दिमाग में रखो और मारना टिक, कहां का, आप नामीबिया टिक मारना। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया मिराबिलिस, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये आपका नामीबिया का है, और मोदी जी को ये सम्मान प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, IBCA में मतलब मोदी जी ने भाई आमंत्रण किया कि अरे इतना में आप शामिल हो गए तो IBCA में भी शामिल हो जाओ। तो ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, हम कभी आपके आना हुआ या फिर कभी आपका आना हुआ तो IBCA में भी साइन कर देंगे। अभी 2 आप लेके जाइए, 8 चीते हमने 2022 में देखिए यहाँ से लाए थे, 8 चीते। भारत ब्राजील के बारे में समझते हैं, ठीक है। मोदी जी द्विपक्षीय यात्रा पे थे ब्राजील के, ठीक है, जुलाई माह में। अब देखिए मोदी जी जितनी यात्राओं का क्रम है आपको इसको अरेंज करना होगा, ये होमवर्क है। मैं खैर जब चीजों को खत्म करूंगा तो मैं इसके अरेंजमेंट करा भी दूंगा, बट अभी आप लोग रेडी रहना। तो ब्राजील का एक सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशन ऑफ द सदर्न क्रॉस, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द, ठीक है। तो ब्लेजर में क्या है, ब्लेजर का कॉलर से संबंधित द ग्रैंड कॉलर होता है उसका, ठीक है। तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक है। तो ब्राजील का ये क्या है, ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसको कौन मिला, तो मोदी जी इसको प्राप्त किया। बहुत सारे एरियाज में क्रिटिकल मिनरल्स AI वगैरह की यहाँ भी बातचीत चली, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बात लगी वो देखिए, गुड टिक मारा हूं कि ब्राजील के साथ ये हुआ है कि आने वाले 5 सालों में भारत ब्राजील के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य। कितना, 20 अरब, क्योंकि देखो अब बायलैटरल ट्रेड हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, खासतौर पे जहां पे अमेरिका का हिस्सा बड़ा कम रहे, ठीक है ना। कितना, द्वितीय व्यापार, मतलब भारत ब्राजील द्विपक्षीय व्यापार कितना करने का, 20 अरब करने का लक्ष्य है, 20 अरब अमेरिकी डॉलर करने का। अब यहां देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रही है, क्योंकि ब्राजील चूंकि भाई ब्रिक्स कंट्री भी है, ब्रिक्स 17वां, ब्रिक्स 18वां तो भारत में होने वाला है, 17वां ब्रिक्स का हुआ था तो यही ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील में रियो डी जेनेरिया में। अब देखो इसको एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है, पढ़ना जरूर। देखो अब क्या है कि अभी कोई बहुत रटने वाली यहाँ पे नहीं मूवी हुई है, लेकिन अब देखो टेररिज्म के सेक्टर में, डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक है, इंफॉर्मेशन के सेक्टर में, ठीक है, बौद्धिक संपदा, ठीक है, यानी ठीक है, IP के सेक्टर में हमने कुछ MOUs किया है। यहाँ पे भारत अर्जेंटीना देखेंगे, ठीक है। अर्जेंटीना देखो मोदी जी का सीना कितना है, 56 इंच का सीना। तो अर्जेंटीना कोई कितने दिन बाद, कितने सालों बाद गया है, तो कोई प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा, यानी 10 नहीं, 1 करना का 57 सालों बाद, ठीक है, 57 सालों बाद कोई क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है 57 ईयर में क्या है, कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ की द्विपक्षीय यात्रा किया, बायलैटरल विजिट किया, ओके। कह रहा कि यहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, कहाँ की, अर्जेंटीना की। तो एक फैक्ट बस यहाँ पे आप याद करो अर्जेंटीना वाले के संबंध में कि मोदी जी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से प्रदान की। मतलब ये
चाबी आप लेके जाओ। मतलब क्या एक सिंबॉलिक है, मतलब कि मोदी जी हमारा देश आपके लिए हमेशा के लिए खुला हुआ है, आई थिंक। ठीक है, ये एक फ्रेंडशिप का तरीका है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी का प्रतीकात्मक रूप इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो, मोदी जी जब कैरेबियंस जाते हैं, कैरेबियन कंट्रीज जाते हैं, तो वहीं पे त्रिनिदाद और टोबैगो भी जाते हैं। तो त्रिनिदाद में बोला कि एक तो भाई अपना मूल निवासी आ गया, तो ये होगा कि भाई हमारा सर्वोच्च सम्मान क्या है, पहले तो उनको सम्मानित करो। तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार त्रिनिदाद और टोबैगो का जो है, तो उसमें त्रिनिदाद और टोबैगो तो है ही है, बट होता तो कि आगे का नाम दे दे, पीछे वाला ना दे। तो द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, तो त्रिनिदाद और टोबैगो क्या है, एक रिपब्लिकन कंट्री है, तो द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक, द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक से सम्मानित किसको किया, मोदी जी को, मोदी जी को। अच्छा, चूंकि भाई अपने देश का निवासी था, मतलब मूल निवासी तो हम ही लोग हैं, तो सिंपल बात है कि इन्होंने बोलेंगे कि एक काम करिए मोदी जी, आइए और हमारी संसद की संयुक्त अधिवेशन को आप संबोधित करिए। देखो, एक जगह मोदी जी विशेष सेशन को, स्पेशल सेशन को संबोधित करते हैं, और एक जगह मोदी जी संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। एक जगह मोदी जी संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है, संबोधित करेंगे मोदी जी, किस देश के, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के, त्रिनिदाद और टोबैगो के। और देखो, त्रिनिदाद और टोबैगो से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भाई आपके राइट साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा है, कह रहा त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई आधारित भुगतान प्लेटफॉर्म्स अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है। तो इसने बोला मोदी जी, एक तो पहले क्या है, आप यूपीआई के लिए परेशान हो, चलो हम यूपीआई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और चूंकि त्रिनिदाद और टोबैगो एक कैरिबियन कंट्री है, तो पहला कैरिबियन कंट्री बन गया। सितंबर 2024 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट लिमिटेड तथा त्रिनिदाद गवर्नमेंट की जो ऐसे वित्तीय ट्रांसफार्मर यानी डिजिटल ट्रांसफार्मर जो मंत्रालय है, इन दोनों लोग के बीच में एक क्या एक एमओयू हुआ, एक समझौता हुआ। भारत के यूपीआई के समान वह एक रियल टाइम सक्षम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के विकसित करने हेतु एक समझौता हुआ। ठीक है, मैं कोर्स अच्छा 1 घंटे का 2 क्लास बना दूं क्या, चलो ये भी सही है। ठीक है, वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय त्रिनिदाद और टोबैगो में, ठीक है, करा कि त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदी और भारतीय अध्ययन की 2 आईसीसीआर चेयर की स्थापना की बात बोली गई है। कहां पे, तो कैरिबियन कंट्री है त्रिनिदाद और टोबैगो, तो ये हुआ वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में, वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदी और भारतीय अध्ययन के लिए, हिंदी और भारतीय अध्ययन के लिए, ठीक है, ठीक है, 2 आईसीसीआर चेयर की पुनः स्थापना की बात बोली गई है। और एक जगह हमने देखा कि राष्ट्रपति को ओसीआई कार्ड दिया गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई जो ओसीआर कार्ड का विस्तार किया गया, यहाँ पे वहां पे राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को ओसीआई कार्ड प्रदान किया गया। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मोदी जी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो के में जो भारतीय डायस्पोरा है उनको बोला भाई आपकी जो 6ठी पीढ़ी है ना, अब वो भी ओसीआई कार्ड प्रदान कर सकती है। हमने यहाँ पे ओसीआई कार्ड को विस्तार कर दिया, 4 पीढ़ी तक पहले पा सकते थे, अब उसको विस्तार करके 6 कर दिया। अब देखो, भारत और घाना की कैपिटल का नाम है अक्रा, कैपिटल का नाम क्या है, अक्रा। तो मोदी जी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हैं। मैंने बोला त्रिनिदाद और टोबैगो के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं, और यहाँ के विशेष सेशन को, स्पेशल सेशन को घाना के संबोधित करते हैं। घाना का भी एक राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया किसको, मोदी जी को। ठीक है, यहाँ पे जो फीड घाना कार्यक्रम है, घाना का जो फीड घाना कार्यक्रम है, मोदी जी ने बोला कि भाई कि हम यहाँ भी आपका समर्थन करेंगे, चाहे वो तकनीकी परीक्षण हो या प्रशिक्षण से रिलेटेड बातें हो, हम आपका सहयोग देंगे। यहाँ भी फीड घाना प्रोजेक्ट में, फीड घाना कार्यक्रम में हम आपका सहयोग देंगे। ठीक है, देखो यहां से आधे घंटे की एक और क्लास है, बट आधे घंटे 45 मिनट लगेगा। इसको नेक्स्ट क्लास भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट आज क्लास स्टार्ट कर, तो 12:20 हो गया। आज ही इसको अपलोड कर दूंगा, परेशान नहीं रहना। ठीक है, बस 2 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, और कल सुबह में नहीं होगा तो आपको ये क्लास मिलेगी 7 बजे करीब में। फिर हम 2 बजे अपने शेड्यूल पे अपलोड कर देंगे क्लास। ठीक है ना, लिफ्ट आप पुराना पढ़ो, नया वाला 1-1 घंटे के घंटे में 6-7 दिन में क्लास खत्म हो जाएगा आपका, बहुत नहीं है। इन्होंने 3 महीने में कंटेंट ज्यादा रखा है, बट मेरा काम है ना कि हम उन 3 महीने के कम कंटेंट को, जो सॉलिड कंटेंट है, वो आपके बीच में रखते हैं। ठीक है, तो आप देखो आप 1 घंटे में कितनी पेज का रिवीजन कर लिए, आपको दिखा देता हूं। 59 से हमने स्टार्ट किया और हम पहुंच गए आपका पेज नंबर 64 तक। तो 59, 60, 61, 62, 63, 64, 6 पेजेस हमने 1 घंटे में स्टडी कर लिया। तो ये बेटर है, और इतने अच्छे से कर लिया। अब यही आपको रिवीजन कर लेना है।
इसके बाहर इससे क्वेश्चन आएगा तो नहीं जाएगा, इस बात का वादा करता हूं, ठीक है। तो वीडियो का एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, और बाकी काम कर लेंगे। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक आपका रघुवंश सर कराएंगे, ठीक है ना, तो एकदम निश्चिंत रहना आप लोग। जय हिंद।